नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे मैं आप लोगों के बीच 8 से 10 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का एक छोटा सा वीडियो लाता हूँ, जो आपके लिए एसएससी, रेलवे और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ ये 10 मिनट का वीडियो आपके करंट इश्यूज को अपडेट रखेगा और आपकी नॉलेज को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, डीएनएस क्लासेज के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने इसका लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को 3 जून 2020 के पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो उस एप्लीकेशन का नाम जो है वो भी बताना है आपको। तो यहाँ पर जो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया था वो क्या था, दिल्ली सरकार ने। ठीक है, इसका जवाब जो है मयंक अग्रवाल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका। ठीक है, यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें कर ले तो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो उनकी पार्टी का नाम आप है आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर की मदद के लिए दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो वो जो एप्लीकेशन उसका नाम क्या है, दिल्ली कोरोना मोबाइल। ठीक है, यह ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों, देख लेते हैं हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, केंद्र सरकार ने हाल में ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की कौन से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको इस पोर्टल का जो है नाम बताना है, वो क्या है। इस पोर्टल का नाम चैंपियंस। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से बन सकता है कुछ कि चैंपियंस जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार द्वारा किस चीज़ के लिए, किस क्षेत्र में, तो वो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं, आपको पूरी तरह से पॉइंट जो हमें वो ध्यान में रखना है कि हमारा पॉइंट क्या है, मेन मोटिव पॉइंट क्या है। तो हमारा क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार ने हाल में ही ये जो पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो कौन से पोर्टल है, चैंपियंस पोर्टल है। यदि इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बातें करें तो ये है कि चैंपियंस यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। ये किस तरह का प्रणाली है, एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीकों से तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि ये जो पोर्टल जो लॉन्च किया गया है यह स्वदेशी तकनीक द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ से सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना से सिचुएशंस बने हुए हैं, जो देश अपने ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जिस तरह से मोदी जी ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर शब्द यूज किया, तो जो देश खुद के ऊपर निर्भर है, आत्मनिर्भर है, वो तो अच्छा कर पा रहे हैं अपने देश में, और जो देश पूरी तरह से दूसरे देश पर डिपेंड कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या बना हुआ ये कोरोना। ठीक है, तो यही बात है कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये हो गई कि स्वदेशी तकनीक द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, तो यह किस तकनीक पर काम करता है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से उबरने में एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को सहायता करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वह हाल में ही किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो है हमें मालूम है कि अम्फान की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी, अम्फान की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा तबाही भी थी देखने को मिले थे। तो इसी तरह भी क्या हुआ, जो चक्रवाती तूफान ये महाराष्ट्र और गुजरात में भी देखने को मिल रहे हैं। तो वो जो तूफान के लिए चक्रवाती तूफान वो अलर्ट किया गया है वो कौन सा, तो उसका नाम है दोस्तों निसर्ग नाम जो है उस तूफान का नाम है, चक्रवाती तूफान का। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो यह है कि मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। अभी ज़्यादातर इलाकों में वहाँ पे बारिश हो रही है, और इसके साथ ही जैसा कि आज ही जो है गुजरात में जो है सरकार ने रेड अलर्ट कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, हाई अलर्ट एक तरह से। ठीक है,
तो हो सकता है कुछ इफेक्ट जो है इसका पूरे इंडिया में ही देखने को मिले, मौसम काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाए, ठंडा हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डिटेल में बातें कर ले तो वो ये है कि चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है। यह जो चक्रवाती तूफान है ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया और कहाँ पे, मुंबई में अलीबाग के तट से, मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया। और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि इससे पहले 1948 और 1980 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तट से नहीं टकराया, समुद्र में ही कमजोर पड़ गया था। तो इससे पहले जो हुआ था वो समुद्र में ही कमजोर पड़ गया, तट से नहीं टकराया, पर यहाँ पर मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया गया है और वो भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे निम्न में से किस दिन बनाया जाता है? तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे? तो वो है 29 मई। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो ये है कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है वो WGO और WGOF इन दोनों की सहयोग से जो है ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये जो है कब शुरुआत किया गया था ये जो पहली बार? तो 29 मई 1958 में, 29 मई 1958 में। ठीक है, तो क्या है कि प्रति वर्ष 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में जन जागरूकता बढ़ाना, लोगों के बीच में पाचन से संबंधित जितनी भी रोगें हो सकती है उसके लिए उनको जागरूक करना है। और क्या है कि 29 मई 1958 में संपन्न वाशिंगटन अमेरिका में वर्ल्ड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। समझ में आया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। WGOF के द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा, किनकी सहयोग से स्टार्ट किया गया था? WGO और WGOF के सहयोग से। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए लागत की कितनी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि केंद्र सरकार जो ये योजना ला रही है उसके लिए क्या है, 50,000 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? तो 50,000 करोड़ रुपए लागत लगा रही है इस नई योजना को शुरुआत करने में। तो कितने नई योजना शुरुआत होने वाली है आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों इसका आंसर है 3। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, यहाँ पर जैसे इसके बारे में कुछ आते हैं पॉइंट की बातें करते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहला पॉइंट क्या मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हमारे कौन थे? वो है रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर प्रसाद जी जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण को पिछले 6 वर्षों में गति मिली है और अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादन देश बन चुका है। दूसरा, सेकेंड नंबर पे भी हम आते हैं मोबाइल फोन उत्पादन में, और जल्द ही इसे हम अगले कुछ वर्षों में दुनिया का शीर्ष देश बनाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि इन 3 योजनाओं से अगले कुछ वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट से जो है कुछ अच्छा सूचना मिल रहा है हमें, वो है कि करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही 8 लाख करोड़ रुपए के विनिर्माण और 5.8 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल में ही ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन यह है कि ब्रिटेन में भारत की हाई कमिश्नर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा गायत्री कुमार। यदि इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बातें कर लें तो वो ये है कि विदेश मंत्रालय ने 2 जून 2020 को कहा है कि अनुभवी राजनयिका गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो किसके द्वारा ये निकाला गया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा, और 2 जून 2020 को। ठीक है, और साथ में क्या कि ये 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की 1986 बैच की अधिकारी जो थी कुमार रुचि घनश्याम, उनकी जगह लेने वाली है। तो यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है, वो क्या है कि सबसे पहले जो अभी आ रही है गायत्री कुमार, इससे पहले इस पोस्ट पर कौन था? तो वो थी कुमार रुचि घनश्याम। ठीक है, वर्तमान में गायत्री कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपियन यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवाएं दे रही है। ठीक है, और क्या है इस तरह के केसेज जब वो कब आ रहे हैं, जब गायत्री कुमार जो है वो इस नए पद पर कब आ रही है? जब ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की ओर भारत अग्रसर हो रहा है। साथ ही साथ क्या कि गायत्री कुमार पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जनेवा के कई भारतीय मिशन में सेवाएं भी दे चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 6th क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो 6th क्वेश्चन है वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? दोस्तों इसका आंसर है 14 जो है
फसल है न्यूनतम उनको मंजूरी दे दी गई, खरीफ फसल है 14 है। ठीक है, यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही कई संशोधनों को मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है खरीफ फसल 14 खरीफ फसल जो है उसके एमएसपी को बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। सरकार ने किसानों के फसल को उनकी तो लागत की तुलना में 50 से 83% तक अधिक रिटर्न करना सुनिश्चित किया है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि कितना ज़्यादा रिटर्न मिलना है, तो वह 50 से 83% तक अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित है। ठीक है, कैबिनेट ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए धान की एमएसपी 1868 रुपये, धान की जो एमएसपी की है वो 1868 रुपये, और जौ की एमएसपी 2620 रुपये, और बाजरा की एमएसपी 2150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है, तो बहुत अच्छा है। और कपास की एमएसपी जो है वो 260 रुपये बढ़ाकर 5515 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, बढ़ोतरी कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो आज का 7वां क्वेश्चन है वो है बाईसाइकिल यानी साइकिल पर विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है। दोस्तों आज का ही दिन है 3 जून को ही जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे। ठीक है, यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि प्रति वर्ष 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। पहली बार कब बनाया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा 3 जून 2018 को जो है पहली बार विश्व साइकिल दिवस बनाया गया था, वो भी कहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला बार आधिकारिक रूप से विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को बनाया गया था। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा, सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बेस्ट चीज जो है साइकिल के साथ वो क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। वो जो है साइकिल पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। और साथ ही साथ क्या भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 8वें क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो 8वां क्वेश्चन वो ये है, पीएम नरेंद्र मोदी किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यदि इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बातें कर ले तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून 2020 को ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ एक भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। ये जो वर्चुअल सम्मेलन है, ये जो है सम्मेलन है वो वर्चुअल सम्मेलन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इस वर्ष भारत आने वाले थे, लेकिन यह यात्रा नहीं हो सकी। क्यों, तो कोविड-19 की वजह से, जैसा आप लोग को मालूम है। इसलिए दोनों नेताओं ने एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो हमारा जो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल में ही किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों इसका आपको आंसर देना कि 1407 करोड़ रुपए किस राज्य सरकार को जो है आवंटित किए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत। मैंने कल के क्वेश्चन में भी बताया था, कल जो मैं डिस्कस किया था करंट अफेयर्स, कल ही डिस्कस किया था। कल की वीडियो में ही मैंने बताया था कि जल जीवन मिशन के बारे में कितने लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने लगाए। आपको इसका भी आंसर डिटेल में देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो आपको बताना ही है इसका आंसर। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इससे काफ़ी मदद मिले। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना तो है ही कि इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।